हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग, मोटिवेशन एंड कोग्निशन। लर्निंग अधिगमन, मोटिवेशन अभिप्रेरणा और कोग्निशन। तो अधिगमन का अर्थ एवं परिभाषा। तो ये मैं आपको बता दूं, जो बच्चे डीएलएड या जेबीटी करते हैं तो ये आपकी सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट है। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। तो व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो इंग्लिश में बोलें तो आपको याद रखना है आरपीसीबी, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा तभी आपका अधिगमन कहा जाएगा। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको अधिगमन नहीं बोला जाता है, क्योंकि जब हम कुछ सीखेंगे तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना संभवतः है। अधिगमन की विशेषताएं क्या होती हैं? ये मानसिक प्रक्रिया है, इसे ऐसे बोले मेंटल प्रोसेस है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो मैंने आपको बोला ही है कि चेंज इन बिहेवियर होता है। आपको सृजनात्मकता इसकी विशेषता है, मतलब व्यवहार अधिगमन से आप में क्रिएटिविटी आती है। आपने पुराने अनुभव जो आपके होते हैं उनको संगठन करते हैं। आपको टाइम एडजस्टमेंट में मदद मिलती है, जिसे हम बोलते हैं समायोजन, कि कौन सा ज्ञान पहले यूज करना है, किस हिसाब से करना है। उसके बाद है सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस है ये अधिगमन। इमिटेशन करते हैं, हम किसी का अनुकरण करते हैं, उसको देख के भी कुछ सीखते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और ये कंटिन्यूस चलती रहती है प्रोसेस। इससे हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और ये आपके होते हैं इंडिविजुअल प्लस सोशल एक्सपीरियंस। अधिगमन आप अपने आप भी सीखते हैं, कुछ कुछ समाज को देख के भी सीखते हैं। जैसे कुछ समाज के नियम होते हैं, आपको उन्हीं का पालन करके ही समाज में रहना पड़ता है। अधिगमन के प्रकार। तो अधिगमकर्ता के अनुसार अधिगमन दो प्रकार से होता है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग। तो एक होती है जानवरों द्वारा और एक मानव द्वारा। तो जानवरों द्वारा उसके बाद क्या हो गया कि आपका आया इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गेन। हमारे सारे अधिगमन में हमारे सारे शरीर के अंग यूज होते हैं। सेंसरी मोटर जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे हमारी हो गई जीभ, कान, आंखें, स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। तो आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ये भी एक्टिवेट होते हैं जब हम अधिगम करते हैं। परसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, एसोसिएटिव एंड इमेजिनेटिव लर्निंग। परसेप्चुअल होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हम एक को दूसरे से संबंध बैठाते हैं, तो इस प्रकार का अधिगम होता है। वेरियस एक्सेप्ट होते हैं इसमें ह्यूमन बिहेवियर के। तो वेरियस एक्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर में के मैं आपको बता दूं, तो इसमें आ जाएगा आपका कोग्निटिव लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक अधिगमन। उसके बाद आ जाता है जिसमें हम रिलेशन करते हैं, एक का दूसरे से संबंध बैठाते हैं, एटीट्यूडनल लर्निंग, सेंटिमेंटल और सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको हम स्वे अनुभव करते हैं। और एक होती है लर्निंग बाय स्किल, जो हम किसी कौशल द्वारा सीखते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये हमारे हो गए स्किल। अधिगमन को क्या क्या प्रभावित करते हैं देख लेते हैं। तो अधिगमन को व्यक्तिगत संबंधी, कार्य संबंधी और विधि संबंधी 3 कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला हो गया परिपक्वता, दूसरा हो गया अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ध्यान तथा रुचि, अटेंशन होनी चाहिए आपकी, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, स्मृति, मेमोरी, थकान, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी तरह का, फटीक, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ होनी चाहिए बंदे की अच्छी, तभी वो, अगर अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा। योग्यता, तत्परता, कंटिन्यूटी, सीखने के में उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कार्य संबंधी, कार्य में कठिनाई का स्तर कितना है, कार्य की कितनी समानता है, कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही ना हो। कार्य की लंबाई, कार्य कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से हम अधिगमन भी प्रभावित होता है। विधि संबंधी, विधि होती है अधिगमन को आपको अच्छे से सीखना है तो आपको करना पड़ेगा अभ्यास। आपको जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको अच्छे से आपका अधिगमन होगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सूझबूझ द्वारा सीखना, सीखने की विधियाँ, आप कौन सी विधि सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, सीखने का समय आप किस समय ये सीख रहे हैं। अधिगमन के सिद्धांत, तो अधिगमन के सिद्धांत आपके आगे ट्रायल एंड एरर मेथड, ये आपका दिया था थॉर्नडाइक ने। उसने क्या बोला था, जितनी आप गलतियां करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे।
तो एक्सपेरिमेंट किया था इसने, किस पे किया था आपको पता ही होगा, थॉर्नडाइक ने किया था आपका बिल्ली पे। और आपकी आएगी क्लासिकल कंडीशनर, जो आपकी पेवलव ने दी थी, इसने कुत्ते पर किया था, जो आपने पढ़ा ही होगा। 1 घंटी लगाई थी, भोजन रखा था और कुत्ते की लार टपकती थी, फूड दिखाते थे उसको तो उसकी लार अपने आप ही बनने शुरू हो जाती थी। जैसे आपको बोले रसगुल्ला तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं सलाइवा। फिर क्या हुआ कि उसको फूड, उसके सामने पहले फूड रखा जाता है सलाइवा, फिर बेल और फूड उसकी इच्छा हो गई। फिर क्या हुआ कि उस फूड को हटा लिया गया और ऐसे ही तो उसके मुंह में फिर भी सलाइवा, जैसे मैंने आपको रसगुल्ले का एग्जांपल दिया। तो अपने आप ही हम उसके बारे में सोचने लग पड़ते हैं। और आगे देखिए अप्रेंट कंडीशन बाय स्किनर, तो स्किनर ने आपका किया था चूहे पे प्रयोग। तो इसको बोलते हैं हम री पुनर्बलन का सिद्धांत। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की री होती है। आगे आ गई आपकी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो आपकी किसने दी थी, कोलर ने दी थी। इसने किस पे किया था, इसने एक प्रयोग किया था चिंपांजी पे जिसका नाम था सुल्तान। तो उसको उसने क्या दी थी, स्टिक दे दी थी और ऊपर केले टंगे हुए होते थे। तो उसका यूज करके, बॉक्स और स्टिक का यूज करके वो चिंपांजी अंत में उन केलों को खा लेता है। तो ये थी आपकी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उसके बाद आया सामाजिक अधिगम, जो हम समाज में रह के सीखते हैं। तो ये होगी इन डिफरेंट कंडीशन बेस्ड ऑन सोशल, बेस्ड ऑन लव एंड रिलेशन, बेस्ड ऑन वायलेंस। रिजल्ट अनुकरण, नकल द्वारा सीखना, कुछ हम किसी का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे आके घर में टीचर की एक्टिंग करते हैं, या जब किसी मिस्त्री को हम दीवार बनाते देखते हैं तो उसकी बच्चे बहुत नकल करते हैं। सबसे ज़्यादा अनुकरण बच्चे ही करते हैं। आगे आगे जीन प्याजे, तो जीन प्याजे आपके हुए स्विच वैज्ञानिक। तो इन्होंने दिया आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने आपकी बताई 4 स्टेजेस। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें इन्होंने बोला जो 0 से 2 वर्ष के बालक जो होते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 वर्ष की बताई इन्होंने। तो उसमें इन्होंने बताया कि बच्चे में मूर्त चिंतन होता है, बच्चा अपने समाज के बाहर जाता है, जान पहचान करने लगता है, पर उसमें कोई रीजनिंग तार्किक चिंतन नहीं होता। कंक्रीट ऑपरेशनल जब आता है तो उसमें तार्किक चिंतन हो जाता है। वो वस्तुओं क्रम से लगा सकता है, वो उसमें छोटे बड़े का भेदभाव बता सकता है। उसके बाद आया फॉर्मल ऑपरेशनल, तो आपकी आएगी 12 से 16 या 100 बोल दें इसको। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे में रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद आ गया आपका मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी में आपका मैस्लो ने आपकी 4 चीज़ें ज़रूरी, 5 स्टेजेस बताई हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल नीड, जो आपको मैं बोल दूँ ऐसे फिजिकल नीड, आपको ऐसे बोलें तो शारीरिक आवश्यकताएँ होती हैं। उसके बाद जैसे आपकी रोटी कपड़ा मकान हो गया, जो आपके पास हो गया रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आपको आ गई सेफ्टी नीड, क्योंकि आपको घर में रहना है, जानवरों से डर हो सकता है तो सेफ्टी है। उसके बाद लव अफेक्शन, लव अफेक्शन आप में एक दूसरे के प्रति प्यार और भाव की भावना होनी चाहिए। सेल्फ एस्टीम, जिसको हम बोलते हैं आत्मगौरव। और उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें होती है आत्म सिद्धि। ये लास्ट स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें मानव के अंदर जितनी भी योग्यताएं होती हैं वो उनका अच्छे से प्रयोग कर पाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी प्रेरणा मोटिवेशन, तो मोटिवेशन आपका जो होता है ऐसा व्यवहार जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन आपका 2 प्रकार से होता है, एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है आंतरिक, जो आपको अंदर से ही अनुभूति होती है कि हमें ये काम करना है। जैसे किसी बच्चे ने ठान लिया है कि उसको टीचर बनना, तो जो उसके लिए वो एफर्ट करेगा वो होगी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाहरी अभिप्रेरणा होती है जिसमें आपको हो कि अब मुझे कोई रिवार्ड मिलना है, प्राइज मिलना है, तो वो होती है बाहरी अभिप्रेरणा। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे एग्ज़ाम में कड़ी मेहनत करते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो उनको पता है उसके बाद उनको गिफ्ट मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा स्कूल में, तो घर से भी मिलेगा। तो ये होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा, जिसमें बच्चा प्रेरित होता है रिवार्ड और प्राइज़ के लिए। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन होती है, तो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में आपकी 5 मुख्य स्टेज है। नीड, सबसे पहले होती है आपकी आवश्यकता किसी काम को, फिर ड्राइव उसको करने का अंतर दे। फिर आपका होता है उद्देश्य, कि जैसे आपका उद्देश्य है टीचर बनना, तो आप उसके लिए टीचर बनने के लिए जैसे आपको पता है कि आप टेट देंगे,
तो टैट एक है तो उसके लिए आप तैयारी करें तो आपका ये हो जाएगा व्यवहार। फिर आपका टैट क्लियर हो जाएगा तो आपकी होगी उद्देश्य की प्राप्ति, फिर होगी आपकी सेटिस्फैक्शन। या आप सेटिस्फैक्शन होगी या डिससेटिस्फैक्शन होगी, यहाँ दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपका टैट क्लियर नहीं होगा तो आप डिससेटिस्फाइड होंगे, पर इसमें होता है लास्ट प्रोसेस होती है आपकी सेटिस्फैक्शन। शिक्षण अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व व्यवहार में आपकी ये मदद करती है, व्यवहार पथ प्रदर्शन में, व्यवहार में शक्ति का संचार करती है, व्यवहार के चुनाव में सहायक है, रुचि विकसित करने में सहायक है, चरित्र निर्माण में सहायक है। अधिगम में अभिप्रेरणा की विधियाँ, बच्चे के शारीरिक विकास का ध्यान, कक्षा में अच्छा वातावरण में भी अधिगमन मोटिवेशन आपकी हेल्प करती है। जैसे आप किसी बच्चे का एग्जाम्पल दे सकते हैं कक्षा के में कि ये देखो कैसे अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से शांति से बैठा है, तो उसको देख कर भी बच्चे दूसरे प्रेरित हो सकते हैं। शिक्षा में उपयोगिता है, आप किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, वो और अच्छा कर सकता है। जैसे हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं तो मोटिवेशन आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण देना, प्रभावशाली एंड रुचिकर साधनों का प्रयोग, प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं हम। सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा भी आपकी बहुत प्रेरित करती है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें, जिससे कि उसको और अच्छा करने का सोचे, और निंदा करें अगर वो गलत काम कर रहा है, जिससे कि वो उस रास्ते से हट जाए गलत काम से। नवीनता मतलब आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिर आपका इंटरेस्ट, ये हो गया। तो ये थी आपकी यूनिट फर्स्ट। अब अगली आपकी यूनिट होगी प्ले, खेल की विशेषताएं। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।